सूरज ने अभी अभी क्षितिज को चूमकर नई सुबह का आगाज किया था। हल्की सुनहरी रोशनी धरती पर फैली, मानो रात का अंधकार थक कर विदा ले रहा हो। वही उजाला एक आदमी की परछाइयों के साथ चल रहा था। एक आदमी जिसका नाम था मुरली। औसत कद, मजबूत कद काठी और उम्र की छाप लिए मुरली का चेहरा किसी को आकर्षक नहीं लगता था। उसकी गोल मटोल शक्ल पर जिंदगी के संघर्षों के निशान थे। गांव के लोग भले ही उसकी शक्ल पर तंज न कसते हो, पर दिलों में कोई उसे रूपवान कहने की हिम्मत भी नहीं करता। लेकिन आज सुबह ये सब बातें बेमानी थीं। मुरली के चौड़े थके हुए कंधों पर एक ऐसा बोझ था जो सिर्फ शरीर को नहीं, आत्मा को भी दबा रहा था। उसकी ठेला गाड़ी की चरमराती आवाज उस कच्चे उबड़ खाबड़ रास्ते के विरोध को बयान कर रही थी जो गांव के बाहरी हिस्से तक जाता था। मुरली का चेहरा एकदम निर्विकार था, पत्थर की मूर्ति की तरह, लेकिन उसके भीतर विचारों का बवंडर चल रहा था। हर कदम ऐसा लगता था जैसे जमीन उसे रोकने की कोशिश कर रही हो। सालों तक मुरली ने एक ऐसा जीवन जिया जो कर्तव्य की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था, लेकिन आज की सुबह अलग थी। आज उसके कंधों पर जो बोझ था वह महज कर्तव्य का नहीं था, यह कुछ और था, कुछ कहीं ज्यादा भारी, कहीं ज्यादा निजी। कुछ दिन पहले मुरली अपने आंगन में उखड़े हुए घास के टुकड़ों पर बैठा था। सुबह की नरम धूप उसके झुर्रियों भरे चेहरे को हल्के हल्के छू रही थी। गांव के किनारे खड़ा उसका घर जैसे खुद मुरली की तरह हाशिए पर धकेला हुआ था। एक मंजिला मकान जो कभी गर्व का प्रतीक रहा होगा, अब टूटे रंग, सीलन भरी दीवारों और चरमराते दरवाजों के साथ अपनी बदहाली की कहानी सुनाता था। लेकिन घर के पिछले हिस्से में जीवन की झलक थी। पक्षियों की चहचहाहट और आवारा जानवरों की हलचल ने उसे जिंदा रखा था। यही जगह मुरली को सुकून देती थी, जहां उसे न कोई जज करता था, न पीठ पीछे बातें करता था। मुरली का परिवार छोटा था। उसकी पत्नी कमला, कठोर मेहनत के निशान लिए एक मध्यम उम्र की महिला, और उसकी 15 साल की बेटी सुमन, जो फटे दुपट्टों में भी अपने छोटे छोटे सपने पिरो लेती थी। उसका बेटा रमेश सालों पहले शहर चला गया था, सिर्फ बेहतर रोजगार के लिए नहीं, शायद अपने पिता के नाम के साए से बचने के लिए भी। मुरली अपने पुराने रेडियो के पास जमीन पर पसरा हुआ था। रेडियो से आती धीमी आवाज में खबरें गांव के दूर के शोर में जैसे घुलती जा रही थी। उसकी नजरें आसमान के उस पार कहीं ठहरी हुई थी, जैसे वहां कोई जवाब छिपा हो जिसे आसमान उसे देने से इनकार कर रहा था। बड़ी खबरों में दोषी को फांसी देने की तारीख पक्की हो गई है। जल्लाद कौन है ये अब तक छुपा हुआ है, लेकिन कस्बे में इसके बारे में काफी चर्चा हो रही है। बताया जा रहा है कि दोषी, जिसने बलात्कार और हत्या जैसे घिनौने अपराध किए थे, पास के इलाके के एक गरीब परिवार से है। प्रशासन ने उसके परिवार और गांव का नाम उजागर नहीं किया है, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि वह यहीं आसपास के किसी गांव रेडियो का की ये रहने वाला बातें है। जो अभी कुछ पल पहले तक महज खबरें थीं, अब जैसे मुरली के दिल पर पत्थर बनकर गिरने लगी। उसका हाथ अनायास ही आवाज बढ़ाने के लिए डायल की ओर बढ़ा। उसके कान हर शब्द पर टिक गए, जैसे उनमें छुपा कोई कड़वा सच उसे ढूंढ रहा हो। समाचार वाचिका की आवाज अब भी वैसी ही सख्त और बिना भावनाओं के थी। मनोचिकित्सकों का कहना है कि दोषी की मानसिक अवस्था उसकी उपेक्षित और अकेला बचपन की परिस्थितियों का नतीजा है। उनकी रिपोर्ट के अनुसार शहर में आने के बाद भी उसे हीनता और ठुकराए जाने की भावना ने पीछा नहीं छोड़ा। दोषी ने खुद माना कि रेडियो अचानक खामोश हो गया। मुरली ने मुड़कर देखा तो सुमन खड़ी थी। उसके छोटे हाथ रेडियो को कसकर थामे हुए थे। उसकी आंखें, जिनमें चुनौती और डर का अजीब सा मिश्रण था, मुरली की आंखों से बचती रहीं। बिना कुछ कहे वह रेडियो को पकड़कर घर के अंदर भाग गई। दरवाजे पर कमला खड़ी थी। उसकी साड़ी का पल्लू उसके हाथों में था और उसकी आंखें मुरली की आंखों से टकराई। उन आंखों में एक लंबी मूक बातचीत चल रही थी। आसपास की हवा जैसे ठहर गई थी, दीवारें भी जैसे सांसें रोककर खड़ी थीं। उसकी आंख के कोने में एक आंसू झिलमिलाया, लेकिन बाहर गिरने की हिम्मत न कर सका। बिना कुछ कहे कमला ने नजरें फेर ली और अंदर चली गई।
मुरली धीरे धीरे उठ खड़ा हुआ, हाथों से घास झाड़ते हुए। हवा ने उसकी कपड़ों को हल्के से खींचा और उसकी करीने से कटी दाढ़ी को सहलाया। आंगन के किनारे पहुंचकर वह ठहर गया। कच्चे रास्ते से गुजरती निगाहें उसकी ओर टिकी थीं। दबे दबे सुर में बातें भी थीं जो हवा में तैरकर उसके कानों तक पहुंच रही थी। यही घर है क्या? शायद, कौन जाने। सोचो, इतने सालों से यहाँ रह रहा है। मुरली ने उन आवाजों को हमेशा की तरह नजरअंदाज कर दिया, लेकिन इस बार वे शब्द भीतर तक चुप गए। गेट पर खड़ा होकर उसने फिर पहाड़ियों की ओर देखा। उसकी आंखों में विचार थे, किसी अपने के ख्याल, उसकी खैरियत के सवाल, शायद कुछ शंकाएं और कुछ सवाल जिनके जवाब नहीं थे। जैसे घर के लैंडलाइन ने सन्नाटे को तोड़ा था, वैसी ही गूंज जेल की घंटी ने पैदा की। भोर की शांति को चीरता उसका तेज खनक पूरे जेल परिसर में गूंज उठा। उसकी हर प्रतिध्वनि आने वाले काम की सख्त याद दिलाती रही। पुरानी भारी दीवारें जो समय और अनकही कहानियों का बोझ उठाए खड़ी थीं, ठंडी और सीलन भरी हवा में तैरती तनाव की परछाई को मानो महसूस कर रही थीं। जेल के एक कोने में एक कैदी बेचैनी से पड़ा हुआ था। उसके हाथ पैर हिल रहे थे, लेकिन उसका मन किसी अनजाने और भारी बोझ के नीचे दबा हुआ महसूस हो रहा था। खिड़की से छनकर आती कमजोर रोशनी उसके चेहरे की थकी हुई लकीरों को और गहराई से उभार रही थी। हल्की ठंडक के बावजूद उसके शरीर में एक कपकपी दौड़ गई थी। एक कांस्टेबल अचानक कोठरी के दरवाजे पर आया। उसकी चाबियों की खनक ने सन्नाटे को तोड़ दिया। नहाने का वक्त हो गया है, उसने सपाट आवाज में कहा। कैदी ने बिना कुछ बोले उठकर सिपाही का पीछा किया। तंग गलियारे से गुजरते हुए उसके नंगे पैर खुरदरी पत्थर की जमीन पर खिसकते रहे। एक सोने से बाथरूम के कोने में पानी से भरी एक बाल्टी उस कैदी का इंतजार कर रही थी। वह उसके पास घुटनों के बल बैठ गया। अपनी हथेलियों में ठंडा पानी भरकर चेहरे पर छींटे मारे। पानी की बूंदें धीरे धीरे उसके चेहरे से फिसलकर पसीने में घुलने लगीं। जब उसने सीधा खड़े होकर ऊपर देखा तो उसकी नजर खुद के ही प्रतिबिंब पर पड़ी। वह चेहरा जो कभी अपना लगता था, अब अजनबी सा लग रहा था। चौकोर जबड़ा और तीखी नाक, वे नैन नक्श जो उसने सुना था कि किसी और से मिलते हैं, अब थकान और पछतावे से बिगड़े हुए लग रहे थे। गार्ड ने उसे एक फटा हुआ कपड़ा पकड़ाया, जिससे उसने अपना चेहरा पोंछा और फिर बिना कोई सवाल किए गलियारे की ओर लौट गया। जेल की भारी हवा से कोसों दूर मुरली अपनी यात्रा के लिए तैयार हो रहा था। आसमान अभी भी रात के अंधेरे में लिपटा था, लेकिन मुरली काफी पहले उठ चुका था। उसने अपने काले कुर्ते पायजामे को संभाला और ठंडी हवा से बचने के लिए गले में मोटा मफलर लपेट लिया। साइकिल की चरमराहट ने आंगन के सन्नाटे को हल्का सा तोड़ा। खिड़की के जंग लगे सलाखों के पीछे कमला खड़ी थी। उसकी उंगलियां खिड़की की चौखट पर जमी हुई थी, जैसे खुद को रोक रही हो कि कुछ कहे, उसे रोक ले, लेकिन शब्द उसकी जुबान तक नहीं पहुंचे। मुरली ने साइकिल के हैंडल को कसकर पकड़ा और धीरे धीरे गेट से बाहर निकला। गांव की गलियां खामोश थीं, जैसे समय थम गया हो। पैडल मारते हुए मुरली ने ठंडी हवा को महसूस किया, जो उसके मफलर को पार करती हुई चेहरे से टकरा रही थी, लेकिन उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अचानक मुरली कमरे में दाखिल हुआ और माहौल में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। सबकी निगाहें उस पर टिक गईं, एक खामोशी जो सम्मान के साथ साथ कई अनकहे सवाल लिए हुए थी। इंस्पेक्टर ने हल्के से सिर हिलाकर उसे अभिवादन किया। उसका चेहरा पूरी तरह शांत पर समझ से परे था। तुम्हें आने की जरूरत नहीं थी, इंस्पेक्टर ने धीमी और नपी तुली आवाज में कहा। तुम मना कर देते मुरली, कोई कुछ नहीं कहता। मुरली की नजर कमरे में घूमी, कुछ पल के लिए मजिस्ट्रेट और कमिश्नर पर ठहरी और फिर इंस्पेक्टर की ओर लौट आई। उसकी आवाज में ठहराव और दृढ़ता थी। नहीं, मुझे ये करना है, आखिरी बार। मुरली के शब्दों में ऐसी दृढ़ता थी कि कोई बहस करने की हिम्मत नहीं कर सका। मुरली बिना कुछ और कहे पलटा और कमरे से बाहर निकल गया। फांसी का तख्ता तैयार था,
हर गांठ को पूरी सटीकता से बांधा गया था और हर यंत्र को 3 बार परखा गया था। कैदी को धीरे धीरे मंच की ओर ले जाया गया। वह चलते हुए ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपने अंजाम को पहले ही कबूल कर लिया हो। उसके कदम भारी और हारे हुए थे, लेकिन उसकी आंखें कुछ और बयां कर रही थीं। मंच के पास मुरली खड़ा था। उसका चेहरा एकदम भावशून्य और हाथ स्थिर थे। जब उसकी नजर कैदी से मिली तो एक पल के लिए उनके बीच एक अजीब सा पहचान का भाव कौंधा। कैदी के होंठ हल्के से हिले, जैसे कुछ कहने की कोशिश कर रहे हो, पर शब्द बाहर नहीं आ पाए। जैसे ही मुरली ने कैदी के हाथ बांधने शुरू किए, चुप्पी टूट गई। बाबा, ये शब्द धीमे और कांपते हुए निकला। बाबा, मुझे बचा लीजिए, मैंने कुछ गलत नहीं किया। आप भी जानते हैं, रमेश ने रोते हुए यह शब्द कहे। मुरली ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके चेहरे पर दृढ़ता थी और वह अपने काम में जुटा रहा। क्या मैं इतना बुरा बेटा था? क्या मैं इस अंत के लायक हूं? रमेश ने रोते हुए कहा। मुरली के हाथ एक पल के लिए रुके। क्या वो छोटी बच्ची भी उस अंत के लायक थी जो तूने उसके साथ किया? रमेश के कंधे झुक गए और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। मुरली ने आखिरी गांठ बांध दी। काला कपड़ा रमेश के सिर पर डाल दिया गया और वह पूरी तरह अंधकार में डूब गया। यह जेल के लिए पहली फांसी नहीं थी, पर यह कोई आम बात भी नहीं थी। फिर भी हर आंख जो यह देख रही थी, उनके अंदर गुस्से के लंबे समय से बसे भावों के साथ गहरी उदासी और झटके का एहसास साफ झलक रहा था। मुरली के कदम एक लय में चलते हुए फांसी के लीवर तक पहुंचे। उसकी उंगलियां ठंडे खुरदुरे लोहे के हैंडल पर कसकर लिपट गई, जैसे खुद को संभालने की कोशिश कर रही हो। बाबा, रमेश की आवाज ने सन्नाटे को चीर दिया। उसकी पुकार में हताशा थी, जो जेल की दीवारों से टकराकर वापस गूंजने लगी। लेकिन मुरली की नजरें कहीं और टिकी रहीं। उसका चेहरा पत्थर सा कठोर था, जबड़ा भिंचा हुआ, लीवर हल्का कांपा, लेकिन उसकी पकड़ मजबूत बनी रही। बाबा, यह आवाज पहले से और तेज थी, करुणा और कच्चे दर्द से भरी हुई। लेकिन मुरली नहीं झुका। वह वहीं खड़ा रहा। उसकी धड़कन तेज थी, सांसें भारी हो रही थीं, लेकिन उसकी आंखों में कोई भाव नहीं झलका। मजिस्ट्रेट का हल्का सा सिर हिलाना, यही काफी था। मुरली ने लीवर को एक झटके में खींच दिया। रमेश के पैरों के नीचे से लकड़ी का फर्श जोरदार आवाज के साथ खिसक गया। फांसी का फंदा कसा और एक भयानक झटके के साथ शरीर झूल गया। क्षण भर के लिए समय ठहर गया। गार्ड्स ने अपनी नजरें झुका ली। मजिस्ट्रेट ने कपकपाते हाथों से रजिस्टर पर दस्तखत किए। मुरली वही खड़ा रहा। उसकी नजरें झूलते हुए शरीर पर टिकी थी। जब शरीर पूरी तरह स्थिर हो गया तो मुरली ने कदम बढ़ाया। वह उस निर्जीव शरीर के पास पहुंचा जो अब फंदे से लटक रहा था, भारी और निस्सहाय। मुरली, मुझे माफ करना, लेकिन तुम ऐसा नहीं कर सकते। इंस्पेक्टर की आवाज सन्नाटे को चीरती हुई आई। उसने शब्दों को रोकने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज लड़खड़ा गई। ये कानून के खिलाफ है, सिस्टम के खिलाफ। शरीर। इंस्पेक्टर कुछ और कहता, इससे पहले ही मुरली उसकी ओर पलटा। उसके चेहरे पर कोई आंसू नहीं थे, लेकिन जो भाव था उसने कमरे में हर आवाज को दबा दिया। धीरे धीरे उसने अपने हाथ जोड़ लिए, जैसे किसी गहरे अनुरोध के लिए तैयार हो। साहब, उसने कहना शुरू किया, आप मुझे सालों से जानते हैं। आप जानते हैं मेरी जिंदगी कैसी रही है। मैंने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा, कभी किसी से सवाल नहीं किया, कभी विरोध नहीं किया। उसकी आवाज पल भर के लिए रुकी, लेकिन उसने खुद को संभाला। यह पहली और आखिरी बार है जब मैं आपसे कुछ मांग रहा हूं। इसके बाद आप मुझे कभी नहीं देखेंगे। इंस्पेक्टर ने मजिस्ट्रेट की तरफ देखा। दोनों ने हल्का सा इशारा किया। ठीक है, पर तुम्हें पीछे के रास्ते से ही निकलना होगा। आगे प्रेस वाले हैं। और मुरली ने धीरे से हाथ जोड़े और इंस्पेक्टर की बात बीच में ही रोक दी। साहब, धन्यवाद, मुरली ने धीमे लेकिन दृढ़ स्वर में कहा। करीब 1 घंटे बाद कागजात पर दस्तखत किए गए और एक पुरानी लकड़ी की गाड़ी सामने लाई गई। रमेश का शव सफेद कपड़े में सिर से पैर तक लिपटा हुआ था। मुरली ने धीरे धीरे और सावधानी से उसे गाड़ी पर रखा, जैसे वह सो रहा हो और उसे कोई तकलीफ न पहुंचे। यात्रा शुरू हो चुकी थी। एक पिता जो न्याय और प्यार का बोझ साथ लिए चल रहा था।
अपनी जिंदगी का सबसे लंबा रास्ता तय कर रहा था। सुबह का वक्त था, आसमान में हल्की रोशनी फैल रही थी और ठंडी हवा में एक अजीब सा सन्नाटा घुला हुआ था। गांव के किनारे से गुजरती कच्ची और पत्थरीली सड़क धुंध में छिपी हुई सी लग रही थी। मुरली की सांसें भारी हो रही थी, कदम लड़खड़ा रहे थे, लेकिन उसकी हिम्मत अडिग थी। उसकी निगाहें सामने की तरफ टिकी थी, बिना डगमगाए। उसने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा, जहां गाड़ी पर सफेद चादर में लिपटा हुआ रमेश मानो सो रहा हो। गांव के किनारे पर पहुंचते पहुंचते मुरली एक सब्जी वाले के ठेले के पास से गुजरा। उसके ठेले पर एक पुराना जंग खाया रेडियो रखा था, जो खड़खड़ाती आवाज में खबरें सुना रहा था। देश भर में सुर्खियों में छाई बड़ी खबर यह है कि कुख्यात अपराधी रमेश को फांसी दे दी गई। ये सजा देश की न्याय सब्जी बेचने वाले के हाथ रुक गए। उसने धीरे से मुरली की तरफ देखा। कुछ पलों के लिए उनकी नजरें मिली। मुरली के चेहरे पर कोई भावना नहीं थी, जैसे वो खुद को दुनिया से काट चुका हो। सब्जी वाले ने असमंजस भरी निगाहों से मुरली और उसकी गाड़ी को देखा। सफेद कपड़े में लिपटे शरीर के साथ मुरली का शांत लेकिन दृढ़ कदमों से आगे बढ़ना उसे कुछ पल के लिए रोक गया। मगर बिना कुछ कहे उसने मुरली को धीरे धीरे सड़क के उस पार ओझल होते देखा। रेडियो की हल्की आवाज अब पीछे छूट चुकी थी। मुरली के मन में पुरानी यादें तैरने लगी। बेटे की निढाल देह को देखकर उन दरवाजों पर दस्तक हुई जिन्हें वह सालों से बंद रखने की कोशिश कर रहा था। जब उसने पहली बार रमेश की नन्ही उंगलियों को पकड़ा था, वो मानसून की शाम थी। चारों तरफ भीगी मिट्टी की खुशबू फैली हुई थी। रमेश की नर्म उंगलियां उसके अंगूठे को ऐसे थामी थीं जैसे कह रही हो, तुम मेरे अपने हो। उस पल ने मुरली के दिल में एक ऐसी भावना जगा दी थी जैसे उसने दुनिया का सबसे बड़ा खजाना पा लिया हो। रास्ते में निकला एक तेज पत्थर गाड़ी के पहिए से टकराया और गाड़ी झटके से हिल गई। मुरली अचानक अपने ख्यालों से बाहर आ गया। उसने जल्दी से गाड़ी को संभाला। उसके हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे, लेकिन उसने लोड को ठीक से जमा दिया। उसके होंठ सख्त हो गए, लेकिन उसने अपने कदम नहीं रोके। हर कदम पिछले से ज्यादा भारी लग रहा था। यादों का एक और दरवाजा खुला। 7 साल का रमेश दरवाजे पर सहमा खड़ा था, हाथ में टूटा हुआ मिट्टी का बर्तन पकड़े। उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था, लेकिन डर कहीं गायब हो गया जैसे ही मुरली उसके पास गया और धीमी आवाज में बोला, गलतियां करना बुरा नहीं है बेटा, बस उनसे सीखना जरूरी है। उस दिन मुरली ने रमेश के सिर पर हाथ फेरा और खुद बर्तन को जोड़ दिया। वो याद अब एक कांटे की तरह चुभ रही थी। वो पिता जिसने एक वक्त अपने बेटे को सांत्वना दी थी, आज वही अपने हाथों से उसे उसकी सजा तक पहुंचा आया था। जैसे ही मुरली उस सुनसान मैदान पर पहुंचा जहां शमशान था, सुबह की हल्की धूप जमीन पर फैलने लगी थी। लकड़ी की गाड़ी धीरे धीरे रुक गई। मुरली की सांसें उखड़ी हुई थीं और गाड़ी का हैंडल पकड़ते पकड़ते उसके हाथों पर गहरे निशान पड़ गए थे। वह गाड़ी के पास घुटनों के बल बैठ गया। मिट्टी नरम थी, लेकिन हर बार जब उसने अपने हाथों से खुदाई शुरू की तो वो जैसे उसकी कोशिशों का विरोध कर रही थी। मुरली ने एक पल के लिए भी हार नहीं मानी। मिट्टी का हर कण हटाते ही उसकी यादें और भी गहरी होती गई। वो पल याद आया जब रमेश के लिए उसने लकड़ी का खिलौना लाया था और उसके चेहरे पर मुस्कान फैल गई थी। फिर पहली बार जब दोनों के बीच तीखी बहस हुई थी और रमेश की आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था। और वो आखिरी मुलाकात जब रमेश की आंखों में तकलीफ थी, मानो वो अपने दिल का दर्द बयां करना चाह रहा हो। मुरली के हाथ मिट्टी हटाते जा रहे थे और उसकी आंखों के सामने रमेश की पूरी जिंदगी मानो एक फिल्म की तरह चल रही थी। सुबह की ताजी हवा और बढ़ती रोशनी के बीच मुरली की यादों का बोझ और गहराता जा रहा था। मुरली की सांसें जैसे थम सी गई थी। आंखों में आंसू तो नहीं आए, लेकिन दिल में एक भारी बोझ था। उसने कुछ देर के लिए अपना माथा जमीन पर टिका दिया। वह कुछ बुदबुदाया, मगर वह प्रार्थना न तो माफी के लिए थी न न्याय के लिए। वह सिर्फ शांति के लिए थी, रमेश के लिए और खुद के लिए। फिर वह चुपचाप उठ खड़ा हुआ और अपने बेटे को आखिरी बार विदा करने की तैयारी करने लगा।
कब्र तैयार थी। मुरली धीरे से रमेश के पास बैठा। उसने वह थैला खोला जिसे सुबह घर से लाया था। उसमें से एक पुराना लकड़ी का लट्टू निकला, एक पुरानी शर्ट का फटा हुआ टुकड़ा जो रमेश ने बचपन में पहनी थी, और एक टूटा हुआ मिट्टी का घड़ा। ये सब चीजें उसने रमेश के पास रख दी, जैसे कि अपने बेटे की हर याद उसके साथ सुला देना चाहता हो। फिर मुरली ने चुपचाप मिट्टी उठाई और रमेश के शरीर पर डालने लगा। हर मिट्टी की मुट्ठी जैसे उसके दिल पर चोट कर रही थी। जब कब्र पूरी तरह से मिट्टी से ढक गई तो मुरली कुछ देर वहीं खड़ा रहा। उसने आंखें बंद की और धीरे से आखिरी प्रार्थना की। जैसे ही मुरली पीछे मुड़ा, उसने खुद को अपने दुख का भार महसूस करने दिया, लेकिन सिर्फ एक पल के लिए। घर तक का रास्ता लंबा और शांत था, जिसे सिर्फ उसके कदमों की आवाज और दूर कहीं पक्षियों की चीखों ने तोड़ा। हर कदम के साथ उसके मन में सवाल उमड़ने लगे, ऐसे सवाल जिनका कोई जवाब नहीं था। यह सब क्यों हुआ? क्या न्याय एक पिता के प्यार की कीमत चुका सकता है? क्या मैं कुछ अलग कर सकता था? उसने इस पर कभी सवाल नहीं किया कि वह ये सब अकेला क्यों कर रहा था, क्योंकि इसका जवाब उसे पता था। वह जानता था कि एक बलात्कारी, एक अपराधी के अंतिम संस्कार में कोई शामिल नहीं होता। लेकिन सवाल ये थे कि आखिर ऐसा सब हुआ ही क्यों? पर यह सवाल भी उसकी जिंदगी में अब जगह नहीं रखते थे, जैसे उसके आंसू। मुरली का परिवार उसका इंतजार कर रहा था, उसकी पत्नी, उसकी बेटी और उनका अनिश्चित भविष्य। वह एक पिता था, एक पति, और सबसे ऊपर वह एक आदमी था। आदमी रोते नहीं, यही तो सिखाया गया था उसे। आंसू औरतों और बच्चों के लिए होते हैं, उन लोगों के लिए नहीं जो पूरे परिवार का भार उठाते हैं। उसके कदम तेज हो गए, सिर ऊंचा था, भले ही अंदर एक तूफान मच रहा था। पिता भीतर से टूट रहा था, पर आदमी सब सह रहा था। और इसी तरह सुबह की हल्की धूप में रास्ता नापता हुआ मुरली उस घर की ओर बढ़ा जो पहले से कहीं ज्यादा खाली लग रहा था। वह कुछ भी लेकर नहीं जा रहा था, सिवाय अपने फैसलों के बोझ और आगे बढ़ने के संकल्प के। अगर आप इस कहानी और हमारी सीरीज द इंडियन मेमोर की ऐसी ही और भी दिलचस्प कहानियां ऑडियो बुक के रूप में सुनना चाहते हैं, तो अभी स्पॉटिफाई पर हमारे चैनल अभिनव भटनागर को सर्च करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सुनते रहिए, जुड़े रहिए और हमारी कहानियों का हिस्सा बनिए।